नमस्कार दोस्तों। आज मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी है। जानते हैं क्यों? आज है तारीख 6 दिसंबर 2020। आज मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य का जन्म दिवस है। बाबा, ये आपके लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday, dear Baba. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. May you have many more, dear Baba. Happy birthday to you. 45th एपिसोड। और देखिए, संयोगवश बाबा के जन्म के दिवस आज ये एपिसोड मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। एपिसोड के अंदर 3 चीजें। पहला, महाकवि भास के द्वारा लिखी उरुभंगम, उसका आगे का पाठ आज करेंगे श्री गिरिजेश व्यास जी। अशोक भौमिक जी की जो कहानी श्रृंखला है, उसमें आज की कहानी आपके बीच लेकर के आएंगे डॉक्टर शोभना जोशी जी। और निरंजन भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि बाबा के बर्थडे के दिन किसी बढ़िया कवि को आप हमारे बीच लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की हम शुरुआत करें। मैं हरदीप जाले जी को आमंत्रण देता हूं कि वो आज की शुरुआत करें, और इंतजार करता हूं गिरिजेश भाई का कि अपनी शैली में, अपने स्टाइल में उरुभंगम हम सबको सुनाएं। आमंत्रण है हरदीप दायले जी का। भास नाट्य पाठ में मैं हरदीप दायले आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल से उरुभंग नाटक की शुरुआत हो चुकी है। आज हम इसका दूसरा भाग सुनेंगे। अधिक विलंब ना करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं श्री गिरिजेश व्यास जी को। नमस्कार। पिछले अंक में हमने प्रारंभ किया था उरुभंगम, जिसका कि हिंदी रूपांतरण और पुनर्रचना की बाबा आदरणीय प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने। तो पिछले अंक से आगे, जिसमें कि जो है वो 3 सैनिक जो हैं संवेद स्वरों में और कभी कोरस के रूप में और कभी अलग अलग जो है युद्ध का, भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध का हाल देख रहे हैं और सुना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कहता है, सुनो सुनो, बलराम कुछ कह रहे हैं। क्रोध से उनका चेहरा तमतमा गया है। पता नहीं अब क्या होगा। चलो हम महाराज दुर्योधन के पास चले। हल को आकाश की ओर उठाकर बलराम चीख पड़ते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये धोखा है, नहीं करूंगा सहन, ये चाल है। मेरा हल जो शत्रुओं का काल है, उसका पांडवों ने निरादर किया। क्या किसी ने मुझ पर ध्यान दिया? जिसने दुर्योधन की जान पर गदा गिराई, उसने अपने कुल की मर्यादा भी सदा गिराई। अब तो मैंने हल हाथों में उठा लिया है, समझो भीम की छाती को मैंने छेद दिया है। दुर्योधन कहते हैं, भगवान हलायुध प्रसन्न हो। बलराम, ओह, बेचारा दुर्योधन मुझको पुकार रहा है। खिसकता हुआ दुर्योधन बलराम की ओर बढ़ता है। बलराम, लहू जो युद्ध भूमि का चंदन है, आज कीचड़ बनकर दुर्योधन के शरीर पर लिपटा है। कैसा धूल से सना है, जैसे कोई शिशु हो लाचार। अमृत मंथन जब पूर्ण हुआ और वासुकी मुक्त हुआ जब मंद्राचल से, और खींचता फन समुद्र पर थका हुआ जैसा लगता है वैसा ही दुर्योधन। दुर्योधन कहते हैं, तोड़कर व्यवस्था मर्यादा की, गदा प्रहार किया भीम ने और तोड़ दी मेरी जंघाएं। अपने अधमरे शरीर को धरती पर घसीटता चल रहा हूं मैं। शरीर को
भुजाओं के बल खींचता। बलराम के पास पहुंचता है दुर्योधन और कहता है, भगवान हलायुध प्रसन्न हो, आज जब मैं गिरा हूं भूमि पर प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरा मस्तक पहली बार झुका है आपके श्री चरणों में। वे सब जीवित रहे जो कुरुवंश में सबका तर्पण करेंगे। अच्छा हुआ सब नष्ट हो गया, और साथ साथ बैर विग्रह की कथाएं और मैं भी। बलराम कहते हैं, दुर्योधन तुमको जीवित रहना है तब तक, लौट ना आऊंगा मैं जब तक। क्या करेंगे आप भगवान? हल्की नोक मेरी और मूसल प्रहार कंधे और हृदय फाड़ देंगे पांडवों के। पाट दूंगा मैं युद्ध स्थल हाथी घोड़े और रथों के अंबार से। चैन नहीं लूंगा जब तक भेज नहीं दूंगा पांडवों को स्वर्ग तुम्हारे साथ। दुर्योधन, नहीं नहीं, कभी नहीं भगवान हलायुध, ऐसा अब नहीं होगा। युद्ध अब नहीं होगा, कहीं नहीं, कभी नहीं। युद्ध से क्या लाभ? भीम की प्रतिज्ञा पूरी हुई अवश्य, किंतु इससे क्या? मेरे 100 भाई स्वर्ग सिधार गए। मेरी ये दर्दनी, क्षमा करें, मेरी ये दयनीय दुर्दशा। हमने ही मांगा था युद्ध, किंतु क्या मिला हमें? युद्ध निरर्थक है हलायुध भगवान। सब कुछ खोकर ये जाना मैंने, युद्ध निरर्थक है। बलराम कहते हैं, युद्ध मैंने भी चाहा नहीं कभी, किंतु फिर भी युद्ध यदि होता है तो युद्ध की मर्यादा सर्वोपरि है। किंतु ये कैसा युद्ध जिसमें तुम्हारे साथ छल हुआ मेरे ही सम्मुख? ये मुझको है असहनीय। दुर्योधन कहते हैं, छल किया गया है मुझसे, ऐसा मानते हैं आप भगवान? निस्संदेह। बस प्रभु, मुझको मिल गया मेरे प्राणों का मूल्य। आप यदि समझते हैं भीम ने छल से जीता है मुझे, तब भगवान हलायुध मुझको संतोष है, मैं पराजित नहीं हुआ। बलराम, यह कैसे संभव? भीम जीवित रह जाए युद्ध में छल करने के बाद भी? दुर्योधन, क्या सचमुच भीम ने छल किया है मुझसे? बलराम, यदि नहीं तो फिर मेरा प्रश्न है, किसने तुम्हारी ये दशा की है? दुर्योधन कहते हैं, वे हैं निष्काम योगी, संसार के सभी चराचर के परम प्रिय, जिनकी लीला में समस्त चेतना जगत निरंतर लीन रहा, किंतु जो स्वयं लीला में सोते रहे समुद्र में 1 सहस्त्र वर्ष, वे ही निश्चल युद्ध के प्रेमी श्री कृष्ण स्वयं समा गए थे भीम की गदा में, और उन्होंने ही मुझे प्रेमवश सौंप दिया मृत्यु के हाथों में। अब दुर्योधन और बलराम फ्रीज हो जाते हैं, प्रवेश करते हैं धृतराष्ट्र, गांधारी और पुत्र दुर्जय। इसकी कथा हम अगले अंक में सुनेंगे। क्या बात है गिरिजेश भाई, मजा आ गया। अब मैं आमंत्रण देता हूं डॉक्टर शोभना जोशी जी को। अशोक भौमिक जी की जो कहानियां हैं उसकी अपनी एक जगह, अपना एक स्थान उसका है, और उसकी प्रस्तुति जब आप करती हैं शोभना जी, तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविकता से बहुत करीब है नरेशन। आमंत्रण है आपको, आइए अशोक भौमिक जी की कहानी श्रृंखला को आज की कहानी के साथ आगे बढ़ाइए डॉक्टर शोभना जोशी जी। सहृदय दर्शकों को शोभना का नमस्कार। समावर्तन के साथियों के समक्ष में पुनः उपस्थित हूँ श्री अशोक भौमिक की कहानी बर्थडे केक को सुनने और सुनाने के लिए। बर्थडे केक का किस्सा तो सुनिए। परकियां प्रेम की कथाओं में एक गति होती है
ये कथाएं और भी तेजी से फैलती हैं जब इनकी चर्चा दबी जुबान में की जाती है। ऐसी कथाएं प्रायः लावारिस होती हैं। लोग अपनी कल्पनाओं और रुचि के मुताबिक मनचाहा मसाला मिलाकर अगले को परोस देते हैं। और अगर एक कथा के नायक से आपकी दुश्मनी हो तो उसे किंचित अश्लील बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। संजय मिश्रा और उसकी पड़ोसिन के बीच की प्रेम कथा बनारस से चलकर जब तक चांदगढ़ पहुंचती तब तक उस पर कई रंग के मसाले पड़ चुके थे। उन दिनों जिला चांदगढ़ में रह रहा कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी काम से बनारस जाता तो उसे किसी होटल में नहीं ठहरना पड़ता था, बल्कि किसी ऐसे दोस्त के घर रह जाता था जो वहां रहता था। चांदगढ़, बनारस, गोरखपुर और इलाहाबाद ऐसे जिले थे जहां काम कर रहे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में बहुत कम ही थे जिनकी शादी हुई थी। हम में से ज्यादा लोग तब कुंवारे थे। संजय मिश्रा बनारस रेलवे स्टेशन के पास ही एक बड़े मकान में 2 और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दोस्तों के साथ रहता था। मैं जब भी बनारस जाता तो संजय के यहाँ ही ठहरता। संजय यूं बदसूरत तो नहीं था, बस कद काठी से लगता था जैसे वह रोज कसरत करता था। उसका व्यक्तित्व औरों से ज्यादा आकर्षक तो कतई नहीं था, पर उसकी पड़ोसन वाली कहानी ने उसे रातों रात प्रसिद्ध बना दिया था। संजय के घर के ठीक सामने दूसरी मंजिल में एक परिवार रहा करता था, पति पत्नी और 4-5 साल का छोटा बच्चा। ऐसे तो न जाने उस मोहल्ले में और कितने परिवार रहे होंगे, पर यह परिवार कुछ ही दिनों में हमारी जुबानों में और संजय मिश्रा की जिंदगी में खास बन गया था। संजय मिश्रा के ठीक सामने वाले मकान की दूसरी मंजिल पर किराए पर आए अमित सिंह किसी बैंक में नौकरी करते थे। इस मकान में अपनी पत्नी और 4-5 साल के बच्चे के साथ रहते अभी 2 ही दिन गुजरे होंगे कि सुबह काम पर निकलते समय संजय को लगा कि अमित सिंह की पत्नी उसे एकटक देख रही थी। संजय नजर नीची कर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर काम पर चला गया था। पर शाम को घर लौटते वक्त जब उसने फिर उस महिला को अपनी मुंडेर पर खड़े ठीक उसी तरह एकटक तकते देखा तो उसे कुछ अटपटा सा लगा। यूं ही कुछ और दिन बीत गए। अब अमित सिंह की पत्नी संजय की मोटरसाइकिल की आवाज सुनते ही नीचे फाटक पर आकर खड़ी होने लगी थी। बात संजय के साथ रहने वाले दोनों कुंवारे दोस्तों को पता लगने में कुछ और वक्त लगा होगा शायद, पर उसके पहले की बात मुझ तक पहुंचती संयोग से मैं ही उस बात तक पहुंच गया था। चांदगढ़ से बनारस जाकर हर बार की तरह उस बार भी मैं संजय के घर ही ठहरा था। संजय को कुछ भी कहने का मौका न देकर उसके दोनों दोस्तों ने पड़ोसन की मधुर रसीली कहानियों को सविस्तार कुछ इस तरह पेश किया जिसकी 23-24 साल के कुंवारे नौजवानों से सहज और स्वाभाविक ढंग से उम्मीद की जा सकती थी। पर संजय कम बोल रहा था, बस बीच बीच में कहता, यार बात का बतंगड़ बना रहा है, या फिर नाउ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट आदि से अपने को बचाने की कमजोर कोशिश कर रहा था। संजय जानता था कि बात जहां तक पहुंच गई है वहां उसकी बातों पर कोई ज्यादा ध्यान देने वाला नहीं था। वैसे उसने किसी बात से इनकार नहीं किया, यहां तक कि उसने यह भी माना कि पिछले कुछ दिनों से अमित सिंह की पत्नी कुछ ज्यादा ही उसे देख रही थी। जब भी संजय अपने मकान के बाहर आता तो सब काम छोड़कर मुंडेर पर खड़ी उसे निहारती। आज इतने सालों के बीत जाने के बाद भी मैं गंगा मैया की कसम खाकर कह सकता हूं कि संजय इस सच को छिपा नहीं पाया था कि उसके जवां मन के दरवाजे पर एक नायाब प्रेम में दस्तक ही नहीं दी थी, बल्कि दरवाजा बस टूटने ही वाला था। बहरहाल हम सब कुंवारे थे, सो दुनियादारी का हमारा तजुर्बा भी कम था। काफी देर तक कहानी के तमाम मधुर और रस सिक्त पक्षों पर बात करने के बाद जब हम कठोर यथार्थ से रूबरू हुए तो हम इतना ही समझ सके कि इस पूरी कथा को समझना और समझकर उस पर कोई कदम उठाना हमारे वश की बात नहीं थी। तो यह तय किया गया कि वर्मा जी और उनकी पत्नी से मशविरा किया जाए। वर्मा जी एक बड़ी कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे और हम सब में वयस्क थे, पर थे हमारे यार।
उन तक ये कहानी नहीं पहुंची है, ऐसा हो नहीं सकता, और उन्होंने इस पर जरूर कुछ सोच रखा होगा। उस शाम संजय के घर वर्मा जी और भाभी के इजलास में जब संजय की पेशी हुई तो कटघरे पर खड़े संजय के पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं था। कचहरी के माहौल को रह रहकर मजाक और चुगल की उपस्थिति अगंभीर बनाने की कोशिशें करती रही। इस बीच भाभी ने यह किया कि खिड़की पर बाहर से ही अमित सिंह की पत्नी को कई बार मुंडेर पर खड़ी देख आई थी। उन्होंने अपनी राय देने में देर नहीं की। दिखने में सुंदर है पर है नरभक्षी। यूं ही बातचीत का दौर कभी गंभीर कभी मजाक के दो छोरों के बीच पेंडुलम की तरह डोलता रहा। मोहल्ले वालों तक यह बात नौकरों चाकरों तक ही पहुंचती है। गनीमत है कि तुम लोगों का नौकर वचन गंवई है और सीधा साधा है। यूं भी कुंवारों को लोग सही नजर से नहीं देखते। फिर तुम लोग तो आए दिन देर रात तक पार्टियां करते हो, हुल्लड़ करते हो। खैर यह बताओ और सच सच बताना, उस औरत ने कभी तुमसे बात की या कोई इशारा किया? भाभी ने जिरह के अंदाज में संजय से पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई कभी। बस वो मुझे आते जाते देखती रहती हैं। भाई सवाल है कि तुम्हारी वो किसी और को क्यों नहीं देखती? वर्मा जी ने पूछा। इस बीच कई बार भाभी उठकर खिड़की से बाहर देख आई थी। अंत में बोली, हद कर दी इस औरत ने। तब से लगातार संजय भाई की आंख में इस मकान की ओर ही देख रही है। ऐसे ही हम काफी देर तक एक ही विषय पर बात करते रहे। शायद बात एक नतीजे की ओर पहुंचने भी लगी थी। संजय का ही नहीं, हम सबका मानना था कि अमित सिंह एक निहायत शरीफ किस्म का इंसान था। यह तय हुआ कि वर्मा जी और भाभी दोनों अमित सिंह से उसके बैंक जाकर मिलेंगे, पर अभी तुरंत नहीं। कुछ और समय देख लिया जाए, ऊंट किस करवट बैठता है। इतना कहकर वर्मा जी और भाभी घर जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही सामने अमित सिंह खड़े थे। अमित सिंह कमरे के अंदर इतने लोगों को देखकर थोड़ा सकपका गए। संजय ने हम सबसे उनका परिचय कराते हुए बोला, हमारे पड़ोसी हैं अमित सिंह जी, बैंक में काम करते हैं और भी कुछ ही दिनों में सामने वाले मकान में रहने आए हैं। इतना कहकर संजय ने अमित सिंह को बैठने के लिए कहा। कुछ संकोच के साथ कुर्सी पर बैठते हुए अमित सिंह ने कहा, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों से आकर मिलूं, पर आप लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि चाहकर भी पहले नहीं आ सका। हम लोग को यह नहीं सूझ रहा था कि कहें तो क्या कहें। वर्मा जी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, अमित जी, हम सब दवा फरोश हैं। अंग्रेजी में हमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। आप यहाँ अकेले रहते हैं कि परिवार भी है? जी, मेरी पत्नी है वीना और 4 साल का बेटा है। वर्मा जी से इतना कहकर अमित सिंह ने संजय की ओर देखकर कहा, आज हम दोनों ही आपसे मिलने आने वाले थे। हम फिर कभी आपसे मिलने आएंगे। वीना ने आपके लिए केक भिजवाया है। इतना कहकर अमित सिंह ने केक का डब्बा संजय को दिया। हम सभी अमित सिंह की इस हरकत पर अचंभित रह गए। हद कर दी बेशर्मी की। हम सबका शक बिल्कुल सही था। ऐसा भी कोई पुरुष हो सकता है क्या जो अपनी पत्नी के प्रेमी को केक का पहुंचाने आता हो? वर्मा जी ने एक बार फिर माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, शिव साहब, यहाँ इतने लोग हैं, पर आपके पति ने संजय के लिए केक क्यों भेजा? वे केक तो हम सब खाते हैं। भाभी जी जो अब तक चुप थी, करारा से कुछ बोलने को थी कि अमित सिंह ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल इस केक की भी अपनी कहानी है। वीना के पिताजी आर्मी में बड़े अफसर बनकर रिटायर हुए थे। अपने इकलौते बेटे को वे आर्मी में देखना चाहते थे। वीना का भाई देहरादून के एनडीए से पास कर आर्मी ऑफिसर बना था। मैं अपनी शादी में उससे एक ही बार मिल सका था। अपनी बहन की शादी में 15 दिनों की छुट्टी पर वह घर आया था। 1971 की लड़ाई में उसकी पोस्टिंग वेस्टर्न सेक्टर में थी। उसी लड़ाई में उसकी मौत हो गई। अपने भाई की मौत के सदमे से बाहर आने में वीना को कई साल लगे। हमारे बेटे के जन्म के बाद से वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। बस साल में एक बार भाई के जन्मदिन के दिन वो थोड़ा सा डिस्टर्ब सी रहती है, पर इस मोहल्ले में आने के बाद फिर उससे अपने भाई की याद परेशान करने लगी। इतना कहकर अमित सिंह थोड़ा रुके और वे संजय की ओर देखकर बोले, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपकी शक्ल
वीना के भाई से इतनी मिलती है कि मैं भी हैरान रह जाता हूँ। अब भी आपको दिखता हूँ, हालांकि इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग आप लोगों को परेशान करें। दरअसल आज उसने अपने भाई का मनपसंद केक बनाया था और मुझे सुबह से जिद कर रही थी कि चलो आज भाई को खुद केक खिला कर आते हैं। पर आपके घर इतने लोगों को देखा तो मैंने कहा आज तुम घर पर ही रहो, मैं केक देकर आता हूँ। आज वीना के भाई का जन्मदिन था, आप लोगों को डिस्टर्ब किया, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। हम में से किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या कहें या क्या करें। कमरे से बाहर जाते समय संजय से हाथ मिलाते हुए अमित सिंह बोला, हमारे बैंक में फैजाबाद के रूरल ब्रांच में एक वैकेंसी थी, सो मैंने अप्लाई कर दिया था। मुझे पोस्टिंग मिल गई है। नेक्स्ट संडे हम फैजा का शिफ्ट कर जाएंगे। हो सके तो एक बार वीना से मिल लीजिएगा। आज चलता हूँ, गुड नाइट। अमित सिंह के चले जाने के बाद हम में से कोई भी कुछ बोलने की हालत में नहीं था। हमने केक खाया जैसे केक खाना कोई रस्म हो जिसे जस तस हमें पूरा करना था। अगले दिन मैं चांदगढ़ लौट आया था। बाद में संजय से कई बार मिला, पर उससे अमित वीना के बारे में कोई बात नहीं कर सका। इसलिए मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि अमित सिंह के बनारस छोड़ने के पहले संजय वीना से मिला था या नहीं। तो मित्रों, यह थी कहानी बर्थडे केक। ये कहानी थी तो बहुत सादा, किंतु यह कहानी हमारे समाज की उस विकृति की ओर इंगित करती है कि उसके चलते हमारे दिमाग इतने सक्रिय गलियारों में घूमते हैं कि वहाँ एक विस्तृत सोच की और उस सक्रिय गलियारे के बाहर की कुछ बातें सोच हम नहीं पाते हैं, और इसीलिए बहुत सारी गड़बड़ियाँ हमारे यहाँ समाज में चारित्रिक हैं। खैर, तो फिर हम आगे मिलेंगे इस उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार। निरंजन भाई, बाबा का जन्म दिवस है, आज कुछ बढ़िया सुनाइएगा। किस युवा कवि को लेकर के आ रहे हैं हमारे बीच में आप? आइए, द फ्लोर इज योर्स, द स्टेज इज योर्स, श्री निरंजन श्रोत्री जी। नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं युवा कवि गणेश गनी की कविताएं। गणेश गनी की कविताएं प्रकाशित हुई थी नवंबर 2018 के युवा कविता स्तंभ समावर्तन पत्रिका के रेखांकित स्तंभ में। गणेश कवि तो वे हैं ही, लेकिन आलोचना, विशेष करके गद्यात्मक आलोचना का जो काम उन्होंने किया है पिछले दिनों कविता में, वो अभूतपूर्व है और अपनी सृजनात्मक भाषा के लिए भी जाने जाते हैं। कहा जाता है ना कि आलोचना भी रचना होती है, तो गणेश की आलोचना को पढ़कर यह बात हम कह सकते हैं कि वाकई में आलोचना रचना होती है। गणेश की कविताएं लगभग सभी पत्र पत्रिकाओं में, जितनी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं हिंदी की, उसमें प्रकाशित हुई हैं। और एक कविता संग्रह भी है उनका, वह सांप सीढ़ी नहीं खेलता। उनकी जो आलोचनाएं हैं वो साहित्य संवाद श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित हुई है। 3 पुस्तकें हैं बहुत महत्वपूर्ण। किससे चलते हैं बिल्ली के पांव पर, हवा को जाने नहीं देगी और यह समय लौटाने का है। गणेश हिमाचल में रहते हैं, कुल्लू में, और एक ग्लोबल विलेज स्कूल का संचालन भी करते हैं, वहाँ के प्राचार्य हैं। गणेश की कविताओं को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि पूरा हिमाचल उनकी कविताओं में झलकता है। हिमाचल के पहाड़, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के पेड़, पगडंडियाँ, खेत खलिहान, सब कुछ, यहाँ तक कि हिमाचल की भाषा, बोली, रस्में, रीति रिवाज, वहाँ का जनजीवन गणेश गनी की कविताओं का अविभाज्य अंग है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं गणेश गनी की कविताएं। थोड़ा समय निकाल लेना, थोड़ा समय जरूर निकाल लेना, किसी रोज गला सूखने से पहले नदी को शुभकामनाएं दे आना। शहद से मिठास बनी रहे जीभ पर, किसी मधुमक्खी के परों को सहला आना। जंगल और जीवन की मित्रता में ना पड़े कभी कोई गांठ, कि पृथ्वी की हथेली में रखे किसी वृक्ष के पैर छू आना। जताना आभार धूप का सर्दियों की किसी गुनगुनी दोपहरी में, और चांद से पूर्णिमा की रात हाथ उठाकर
प्रार्थना कराना पूरे मन से कि असर अमावस की रात तक रहे। हवा का ऋण चुकाया नहीं जा सकता कि एक लंबी गहरी सांस लेकर वायुमंडल में मस्तिष्क झुका आना। दुआएं देने से पहले बताना उसे इस तरह से कि कहाँ अनजान हूँ उसके प्रेम की हद से जो कभी नहीं कही जा सकी। लौटते हुए उस बात को सोचकर फिर बेहिसाब खुश हो लेना। बस केवल एक सुबह से शाम तक का सारा समय उसे दे आना। चढ़ाई शुरू करना एक विहान किसी पहाड़ी पर और गोधुली में मुड़ आना तलहटी में। जहाँ से पहाड़ी आरंभ होती है ठीक उस रेखा का स्पर्श बता देगा पहाड़ जैसे जीवन का रहस्य। बस घुटनों के बल झुककर माथा टेकाना। बन जाना किसी दिन अचानक से मिली एक अनजान शव यात्रा का हिस्सा। चुपके से कांधा दे आना और फिर हो जाना गुम। जीवन और मृत्यु के वजन का हिसाब लगा लेना। इतना भर समय निकाल लेना कि जब शमशान आराम कर रहा होगा ठीक उस वक्त आसपास एक दो पौधे रो पाना। लौटने की सबसे अधिक संभावना। किसी रोज जब ठान ही लोगे कि जाना जरूरी है तो ऐसे जाना जैसे कोई रूठ कर चला जाता है कि रूठने वाले की होती है संभावना लौटने की सबसे अधिक। ठीक से याद रखना एक बात कि तब मत लौटना जब कोई तुम्हें बेहद सताए। उस वक्त भी लौटने का मत सोचना जब मेरी सबसे अधिक याद आ रही हो। उस घड़ी तो सोचना भी मत जब कोई बीच रास्ते में तुम्हारा हाथ तुम्हें बिना बताए अचानक छोड़ दे। तुमसे कह दूं साफ साफ एक बहुत ज़रूरी बात पहले ही कि केवल उस पल मुड़ आना जब तुम्हें सबसे अधिक हो पछतावा अपने रूठने का, और यही वो समय होगा जब मैं तुम्हें सबसे अधिक याद कर रहा हूँगा। सुनो अब एक अंतिम बात। जब लौट आना हो तो ऐसे आना जैसे कोई बालक नंगे पांव दौड़ा चला आता है कि धरती को यही स्पर्श भाता है सबसे अधिक। और सुनने के लिए कभी कभी ना तो कान चाहिए होते हैं और ना शब्द। स्पंदन ही काफ़ी होता है। धरती की कंपन पहुंचा देगी तुम्हारे आने की खबर मुझ तक। मैं कहानी सुना रहा हूँ। भोर से ठीक पहले मैं तुमसे अचानक मिला घर के बाहर बनी पत्थर की सीढ़ी पर, जैसे तुम मेरा ही कर रही थी इंतज़ार। दरअसल मेरे जाने के बाद के क्षण से ही हो जाता था तुम्हारा इंतज़ार शुरू। कितने बरस बीत गए, तुम्हारे पैर छुए और फिर गले लग अपने दुख आंखों से बहा आया। आंख खुली तो देखा अभी भोर का तारा पहरेदारी में जाग रहा है, जबकि तुम्हारा इंतज़ार अब भी बैठा है ठीक उसी जगह, दहलीज के बाहर पत्थरों की पहली सीढ़ी पर। मैं सच कहूँगा पर कुछ लोग कहेंगे मैं कहानी सुना रहा हूँ। ठीक यहीं से खेत बिछा रहता है और खेत में बीचों बीच सर उठाए अखरोट का पेड़ करता है पहरेदारी पहली सीढ़ी पर बैठे इंतजार की। तुमने जीवन भर ना सोने की चूड़ियाँ पहनी, ना तो कोई बटुआ रखा अपने पास। तुमने कभी करवा चौथ के बारे सुना भी नहीं, पर तुम्हारे अधिकतर दिन करवा चौथ जैसे ही बीते। हालांकि तुम्हारा जाना कोई नई घटना नहीं है, पर कुछ जल्दी ही चले जाने के कारण भी तो हैं। तुमने अपने जीवन के कुछ साल इस अखरोट के पेड़ को दिए, कुछ साल पूर्णिमा के रोज चांद ले जाता तुमसे। सामने नदी पार वाला मीठे पानी का झरना भी तुम्हारे ही दिए बरसों को जी रहा है। बाकी तुम्हारे ही बचे हुए दिन पिता काट रहे हैं। दोस्तों, आज का 45th एपिसोड में पूरा करूं उसके पहले समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन की नींव रखी मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य ने। समावर्तन मैगजीन जो 13 वर्ष से चल रहा है, सतत चल रहा है, उसकी नींव, उसका फाउंडेशन, उसका कंटेंट, उसका सपना और उसका एग्जीक्यूशन, ये सब किया मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य ने। आज है बाबा का बर्थडे, तो बाबा एपिसोड पूरा करने से पहले बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए,
तुम जियो हजारों साल, यही है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हम बहुत खुश हैं दोस्तों, बाबा हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं और बाबा का जन्म दिवस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सब भी दुआएं करिएगा बाबा की लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए। चलिए दोस्तों, आज का इस एपिसोड को हम यहीं पूरा करते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। और बाबा के बारे में कुछ लिखना चाहें आप, बाबा को विश करना चाहें तो आपको हमारा पता चाहिए ना। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com, हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। फेसबुक और यूट्यूब पे हमको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये सप्ताह जो हमारे लिए बड़ा स्पेशल है, आपकी दुआओं के साथ आप इस खुशी के दिन हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। अगले सप्ताह मैं आपके बीच फिर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।